बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? आज के क्लास में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FBD कहते हैं और इसको हिंदी में देखा जाए तो मुक्त पिंड आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पिंड आरेख कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम हो, उसमें से किसी एक सिस्टम को निकाल करके किसी एक ऑब्जेक्ट को बाहर साइड में करके और उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को एनालाइज करना, किस डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स लगा होगा, किस डायरेक्शन से उस पर टेंशन लगा होगा, किस डायरेक्शन पे उसका नॉर्मल होगा, किस डायरेक्शन में उसका वेट लाई करेगा, किस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा, इन सभी को शो करने की, इन सभी को उस फिगर में, उस डायग्राम में दिखा देने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं FBD। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो FBD के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड, पहला एकदम सबसे पहला अगर प्रोसेस देखा जाए, कोई भी सिस्टम है, जैसे दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम हो सकता है। ये एक रिजिड सपोर्ट हमने बना दिया, कोई टेबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इन दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया और कनेक्ट करने के बाद इस पर एक फोर्स F लगा करके और आगे की तरफ इसको पुल किया जा रहा है। जब पुल किया जा रहा है तो कंफर्म है कि ये आगे की तरफ मोशन करेगा और जब मोशन करेगा तो इस पर एक्सेलरेशन भी होगा और इस पर साथ ही साथ ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है वो पीछे की तरफ टेंशन भी लगाएगा। वही टेंशन और एक्सेलरेशन हमें क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहली बात FBD में ये हो गया कि ये भी जो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दो बॉडीज हमारे साथ है, हमारे पास है, इन दोनों में से ये एक सिस्टम बना हुआ है। एक सिस्टम को, किसी एक ऑब्जेक्ट को इसमें से अलग करके यहाँ साइड में बना लेते हैं और इस पर जो भी फोर्स ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट या फिर राइट जिस भी डायरेक्शन में लगा होगा, इन सबको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में अगर देखा जाए तो दूसरा जो कंसिडरेशन हमारा है कि ये जो हमने सरफेस लिया है, जिस सरफेस पर ये दोनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, प्लेस किए गए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट में ये जो सपोर्ट है, ये जो सरफेस है, ये इनर्शियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को उस पर रखा, दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे हमने रखा, ये नीचे की तरफ मोशन करना शुरू हो जाए, या ऐसा ही नहीं कि जब दोनों को ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो ये ऊपर की तरफ इसको धक्का देने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये जो सपोर्ट, जिस सरफेस पे हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करना चाहिए। जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है तो इसी को कहते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात क्लियर है? अब दूसरी चीज अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो नाम से अगर देखा जाए तो नाम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, नाम के ठीक उल्टा हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, इसका डिफिनेशन देखा जाए तो डायग्राम का मतलब ड्रा, बॉडी का मतलब एक्टिंग फोर्सेस फ्री, मतलब कि फ्री ऑफ सपोर्ट। इस बॉडी को फ्री ऑफ सपोर्ट करके, अभी क्या रखा गया था? एक सपोर्ट के ऊपर रखा गया था। इस सपोर्ट से हटा करके, फ्री ऑफ सपोर्ट करके इसका एक आरेख खींचते हैं, एक डायग्राम ड्रा करते हैं, जिसको हम कहते हैं FBD। FBD में अगर देखा जाए तो दो ऑब्जेक्ट जैसे रखा हुआ है, एक ड्रा करके देखा जाए कि FBD क्या क्या हो सकता है, कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एक ऑब्जेक्ट, एक ये सरफेस पे है, रिजिड सरफेस है, हो सकता है कि ग्राउंड पे रखा गया हो सकता है किसी टेबल पे रखा गया हो। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने ये M मास का रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस M मास के ऑब्जेक्ट का FBD ड्रा करना है। FBD ड्रा करने के लिए अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे? इनको सबसे पहले यहां से हटाएंगे और यहां ला देंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको साइड में लाएंगे, फ्री ऑफ सपोर्ट करेंगे, और फ्री ऑफ सपोर्ट करने के बाद इनको यहां पर हमने ला दिया। अब क्या देखेंगे कि चूंकि ये अर्थ पर रखा गया है, इसलिए इसका वेट कहां की तरफ एग्जिस्ट करेगा, हमेशा वेट किधर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोगों ने क्या दिखा दिया, इस बॉडी पर जो वेट होगा, इस बॉडी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ हम लोगों ने दिखा दिया। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि ये सरफेस जो होगा, ये सरफेस कहेगा अरे भैया रुको, हम तुमको नीचे आने ही नहीं देंगे। ये सरफेस क्या कहेगा, अरे भैया रुक जाओ थोड़ा, क्या करेगा, ये नीचे इनको आने ही नहीं देगा। और जब नीचे नहीं आने देगा तो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पर इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा देगा, और उस नॉर्मल फोर्स को क्या लगाएगा, और यही नॉर्मल फोर्स जो एन है, या किसी किसी बुक में इसको आर से डिनोट कर दिया जाता है, ये क्या करेगा, उस बॉडी को नीचे आने ही नहीं देगा। मतलब ये हो गया कि इस बॉडी को ओवरऑल देखा जाए तो दो फोर्सेस लग गए। पहला एक इसका वेट है जो कि नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगा हुआ है, और दूसरा जो फोर्स है किधर की तरफ लगा हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसने दिया है, सरफेस ने दिया है। सरफेस ये कह रहा है कि भैया रुक जाओ, तुमको नीचे हम आने नहीं देंगे, तुम ऊपर ही रहो। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ना तो नीचे आएगा ना तो ऊपर जाएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आर और एम जी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात क्लियर है। इसी तरह से हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट यहां पर रखे हो, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी रखे जा सकते हैं, किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। जब कनेक्ट कर दिया जाएगा तब उनका एफबीडी देखा जाएगा। ये हम लोग एक बना दिए रिजिड सपोर्ट, या फिर टेबल कह देते हैं, या फिर अर्थ कह देते हैं, अपने कहने के ऊपर है, लेकिन रिजिड होना चाहिए, रिजिड और स्मूथ होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम ये दो ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, एक मास m1 है और एक स्ट्रिंग लेकर के दोनों को कनेक्ट कर दिया, m2 ये मास है। दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर F फोर्स लगा करके आगे की डायरेक्शन में इसको पुल कर देते हैं। स्ट्रिंग से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं तो केवल पुल कर सकते हैं, इस पर पुशिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, जैसे इसको पुश करना चाहेंगे, ये बीच में जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। इसलिए हम स्ट्रिंग के हेल्प से कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे पुशिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो उस पर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम पुल कर ले रहे हैं इधर की तरफ, तो क्या होगा, ये ओवरऑल दोनों बॉडी क्या होंगी, एक ही साथ फिक्स एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेंगे। वो फिक्स डायरेक्शन कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, दोनों बॉडी मोशन करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें क्या बना, एक सिस्टम बना। क्या बना, एक सिस्टम बना। इन सिस्टम में से दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके, अलग अलग इन पे कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं, किस डायरेक्शन में लगे हैं, इन सबको अलग अलग दिखा दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बात क्लियर है। तो इसको हम लोग अगर देखा जाए तो इसको हेडिंग में लिखते हैं, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। बात क्लियर है। यानी कि दो बॉडी या दो से ज्यादा भी बॉडी एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्ट है, स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्ट है, किसी रिजिड किसी रॉड से कनेक्ट नहीं है। किससे कनेक्ट है, स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो इनका मोशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मोशन होगा तो ये बीच में जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन कितना लगा होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं इस एफबीडी के हेल्प से। बात क्लियर है। एफबीडी को अगर देखा जाए तो हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है जिस बॉडी पर, दो बॉडीज हैं m1 और m2 मास के, जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया, सबसे पहले हम उसी बॉडी को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉडी को हम लोगों ने बना दिया यहां पर, मास क्या है इसका, या क्या लिखेंगे, एफबीडी ऑफ m2। किसका एफबीडी बनाने जा रहे हैं, m2 मास का हम एफबीडी बनाने जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लगा हुआ है आगे की तरफ। बात क्लियर है।
अभी हम लोगों ने जब एक सिंगल बॉडी का देखा था तो इसका वेट लाई करेगा M2G डाउन की तरफ, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो लाई करेगा ऊपर की तरफ, या इसको हम लोग N ना दिखा करके कैपिटल R भी दिखा लेते हैं। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि पीछे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो जब इसको हम अप्लाई F फोर्स अप्लाई करके खींचेंगे तो ये फोर्स जो होगा यहां तक पहुंचेगा, और इसके बाद जैसे ये स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा, ये M2 जो बॉडी होगी कहेगी रुको भैया हम तुमको आगे ही नहीं जाने देंगे, तो क्या करेगा इस बॉडी में, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट करेगा, और उस टेंशन के कारण ये जो दूसरी बॉडी है वो भी क्या करेगी, फर्स्ट वाली जो बॉडी है M1 मास की, वो M2 मास के साथ साथ पीछे पीछे जाएगी। इसलिए हम लोग ने देखा कि एक टेंशन लग गया किधर की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा कौन सा, टेंशन। बात क्लियर है। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन के साथ मोशन करेगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखा जाए अगर इसी का एक इक्वेशन बना दिया जाए, इस एफबीडी का एक इक्वेशन देखा जाए तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, बनेगा n इक्वल टू M2G। क्यों बनेगा, क्योंकि ये बॉडी ना तो नीचे से ऊपर जा रही है और ना ही ऊपर से नीचे आ रही है। बात क्लियर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो इस ग्राउंड पर या टेबल पर रखी गई है, ये ना तो यहां से ऊपर जाएगी इस डायरेक्शन में और ना ही नीचे जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है जिसको वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमने दिखा गया N इक्वल टू M2G। बात क्लियर है। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि ये F इस डायरेक्शन में लगा है, ना टेंशन इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो क्लियर बात है कि फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहा होगा। यही वजह है कि किस डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। इसलिए हम इसका अगर देखेंगे तो F माइनस, और इसको पीछे की तरफ कौन खींच रहा है, M1 ऑब्जेक्ट का मास है और कितना टेंशन लगाया हुआ है T, यानी इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा हुआ है जो इसको मोशन कराना चाह रहा है, दूसरा फोर्स टेंशन लगा हुआ है जो इस ऑब्जेक्ट को पीछे की डायरेक्शन में खींच रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा F माइनस टी, और ओवरऑल ये मोशन कर रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ, इस पर ओवरऑल जो फोर्स लगा हुआ है कितना लगा हुआ है, M1A लगा हुआ है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिला किसके लिए, एफबीडी ऑफ मास M1। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात करते हैं, M2 का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ M1। अब M1 का अगर एफबीडी बनाया जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, M1 मास का ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहां ले लिया, ये हो गया M1 मास का ऑब्जेक्ट। इस पर क्या देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है टेंशन इधर की तरफ लगाया हुआ है। बात क्लियर है, टेंशन इधर की तरफ लगा हुआ है, ये टेंशन यहां तक पहुंचेगा और जा करके क्या करेगा, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, जितना टेंशन जाकर के उस पर एक्शन करेगा उतना ही रिएक्शन टेंशन का भी होगा। बात क्लियर है। तो इस पर एक टेंशन लगा हुआ है किस तरह की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। इसका जो वेट लाई करेगा वो M1G नीचे की तरफ, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लोग N1 न लेकर के N डैश रेट कर लेते हैं, क्योंकि इस बॉडी का जो मास है वो अलग है, तो इसका वेट भी क्या हो सकता है, अलग होगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको N न कंसीडर करके हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, N डैश कंसीडर किया। बात क्लियर है। अब क्या देख रहे हैं, एक ही फोर्स इस पर टेंशन लगा हुआ है, और उसी टेंशन के कारण ये क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन के साथ इस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करेगी। और जब मोशन करेगी तो उसके लिए अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए देखा जाए तो क्या मिलेगा, N डैश इक्वल टू M1G। नॉर्मल रिएक्शन क्या कहेगा, ये सरफेस कि अरे भैया रुक जाओ, तुमको हम नीचे नहीं जाने देंगे, ये क्या ना ही ऊपर जाने देंगे। तो क्या करेगा, ना नीचे आने दे रहा ना तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि जो इसका वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो क्या हो गया, हम लोगों ने लिख दिया N डैश इक्वल टू M1
जी, बात क्लियर है। दूसरे के लिए अगर देखा जाए तो इस पर ओवरऑल एक टेंशन ही केवल लगा हुआ है और इसी टेंशन के कारण ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बात क्लियर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, हमारा टेंशन या एक्सेलरेशन जो भी लिख लेगा, जो भी कैलकुलेट होगा, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इससे पहले जब तक हम इरेज करें तब तक पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो हम लोगों के पास दो इक्वेशन बना पड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इनटू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर देखा जाए तो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन f माइनस टी इक्वल टू m2a है, सॉरी देखो यहां m1 नहीं, क्या है m2 है, क्योंकि ये सेकेंड बॉडी का है, m2a, और दूसरा क्या है t इक्वल टू m1a। इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो f इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपान m1 प्लस m2। यानी कि जब हमने इस बॉडी पर F फोर्स अप्लाई किया तो ये जो दोनों बॉडी का एक सिस्टम बना हुआ है वो a एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ मोशन करेगा। वो एक्सेलरेशन कितना होगा, हम इस फार्मूले के हेल्प से उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट हुआ है, टेंशन कितना लगा हुआ है, टेंशन कितना डेवलप हुआ है, इसको भी हम इसी फार्मूले के हेल्प से, एक्सेलरेशन के हेल्प से जब यहां पुट करेंगे तो टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे ही टेंशन हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, टेंशन इक्वल टू m2 इंटू m1, ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा, m1 इंटू f, कितना m1f अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले के हेल्प से हम इसमें टेंशन कितना, इस स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग से हमने दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके और पुल किया है, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो इस फार्मूले के हेल्प से T इक्वल टू m1f अपान m1 प्लस m2 के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात किया जाए, अभी इस फिगर में क्या देख रहे थे कि ये जो फोर्स लगा हुआ था वो m1 ऑब्जेक्ट, सॉरी m2 ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ था। अगर यही फोर्स जो है m1 ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ लगा दिया जाए, इधर से हटा करके m1 की तरफ लगा दिया जाए, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला तो हमारा सेम आएगा, बट जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, टेंशन जो होगा वो m1 के जगह पे m2 आ जाएगा, m2f अपान m1 प्लस m2 आ जाएगा। बात क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे देखते हैं, अगर ऐसा हो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए जाए, विदाउट किसी स्ट्रिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए जाए, तब इनका एफबीडी कैसे ड्रा करेंगे। या फिर ऐसा कह दिया जाए कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करके और किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिए जाए, लटका दिए जाए, तब हम लोग इनका एफबीडी कैसे ड्रा करेंगे। बात क्लियर है, क्या करना, हमको दो ऑब्जेक्ट को ले करके और एक स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद इनका हमें एफबीडी ड्रा करना है। हमने क्या किया, एक ये रिजिड सपोर्ट ले लिया, इस पर हमने एक स्ट्रिंग से दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, हैंग कर दिया। बात क्लियर है। इसका मास अगर कहा जाए m1 है, इसका मास जो है m2 है, ठीक है। अब देखा जाए तो एफबीडी इनका ड्रा करना है, साथ ही साथ स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये भी हमें कैलकुलेट करके बताना है। पहली चीज यहां पे देखा जाए कि ये जो स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, इसके साथ केवल एक बॉडी कनेक्ट है, लेकिन स्ट्रिंग
टू की बात करते हैं, ये स्ट्रिंग 2 है, इसके साथ क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग पर इसका भी वेट होगा और इसका भी वेट होगा, इन दोनों के कारण उसमें टेंशन क्रिएट होगा। बात क्लियर है? अब क्या देखते हैं कि एफबीडी ऑफ M1, एफबीडी ऑफ M2 कैलकुलेट करते हैं। M2 की बात करते हैं, M2 हम लोगों ने ये नीचे की तरफ दिखा दिया, एक स्ट्रिंग इसमें हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, इसका मास कितना है, M2 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो टेंशन होगा, सॉरी इसका जो वेट होगा वो ग्राउंड की तरफ एग्जिस्ट करेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट करेगा, और वो जो होगा वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, M2G होगी। बात क्लियर है? दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि जब ये नीचे की तरफ इसको वेट इसका नीचे की तरफ M2G लाई करेगा तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करेगा, उसको खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ऊपर से कनेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट चाहेगा कि ये नीचे न जाए। अगर ये स्ट्रिंग नहीं कनेक्ट हुआ होता तो यहीं से क्या करता, ड्रॉप हो जाता, इसको फ्री फॉलिंग के नाम से हम लोग जान जाते। लेकिन यहां क्या है, M2G जो है एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है और ये स्ट्रिंग कहेगा कि अरे भैया रुक जाओ, हम तुम्हें नीचे नहीं जाने दें, हम तुमको पकड़ के रखे हैं, तो क्या करेगा, ये इनको नीचे की तरफ नहीं जाने देगा। तो इस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, कितना, T इक्वल टू M2, सॉरी T क्रिएट हो जाएगा। बात क्लियर है? T ना कह के फर्स्ट स्ट्रिंग में है, इसलिए हम लोगों ने इसको कितना कह दिया, T1 कह दिया। अब बात करते हैं कि T1 जैसे ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अब क्या देख रहे हैं कि ये केवल हैंग किया गया है, ना तो ये नीचे मोशन करेगा और ना तो ये ऊपर मोशन करेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस पर एक्सेलरेशन कितना, 0। बात क्लियर है? और एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब क्या देखेंगे, T1 इक्वल टू M1G होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और वेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इक्वल होंगे तो न टेंशन ऊपर जाने देगा और न वेट इनको नीचे जो नेट है न नीचे ले जा पाएंगे, क्योंकि वेट जैसे ही नीचे ले जाना चाहेंगे टेंशन कहेगा रुक जाओ भैया, हम लगे हुए हैं, नहीं जाने देंगे। बात क्लियर है? तो क्या हो गया, टेंशन जो हो गया वेट के इक्वल हो जाएगा। सॉरी देखो, ये M2G होगा क्योंकि सेकेंड बॉडी का एफबीडी हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं M1 के एफबीडी की। अब क्या करेंगे, एफबीडी ऑफ M1। अगर एफबीडी ऑफ M1 की बात करते हैं तो M1 पर अगर देखा जाए, ये रहा हम लोगों का क्या, ये रहा हम लोगों का M1 मास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात क्लियर है? अब क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो टेंशन लगा हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में T1 लगा हुआ है, यहां तक ये टेंशन पहुंचेगा, तुरंत जैसे ही जाएगा दूसरी बॉडी से स्ट्राइक करेगा, तुरंत ही क्या कहेगी, सेकेंड बॉडी जो M1 मास की है कहेगी रुको भैया, जितना एक्शन हमारे ऊपर किए हो उतना रिएक्शन हम भी करेंगे। गांधी जी का जमाना तो है नहीं कि एक गाल पे थप्पड़ कोई मारा तो दूसरा गाल दे देगा, जैसे ही मारोगे पटाख से मारेगा वो भी रिटर्न। तो क्या होगा, जैसे ही ये ऊपर टेंशन जाएगा तुरंत ही क्या होगा, एक टेंशन नीचे की तरफ इसमें एक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि ये टेंशन जो होगा इस बॉडी को चाहेगा किधर की तरफ खींचना, नीचे की तरफ खींचना। बात क्लियर है? लेकिन अब क्या देख रहे हैं, टेंशन एक नीचे की तरफ हो गया और दूसरा एक वेट भी इसका लाई कर जाएगा M1G किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा T2। बात क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं कि इसमें एक टेंशन क्रिएट हो गया T2 ऊपर की डायरेक्शन में, और इसमें एक टेंशन इसका वेट लाई कर गया नीचे की डायरेक्शन में, और एक टेंशन लगा हुआ है T1 नीचे की डायरेक्शन में। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बॉडी ना तो नीचे ना तो ऊपर, यानी एक्सेलरेशन कितना, 0। फिर भी वो क्या रहेगी, बॉडी बीच में हैंग करती लटकी रहेगी, ना तो ऊपर जा पाएगी और ना ही नीचे जा पाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। और एक्सेलरेशन तभी 0 होगा जब ये दोनों फोर्स जो इस पर वेट और इसका टेंशन लगा हुआ है, ये दोनों इस टेंशन के इक्वल होंगे। बात क्लियर है? तो T2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, T1 प्लस M1G मिल जाएगा। बात क्लियर है? अब T1 की वैल्यू यहां से हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, M2G प्लस M1G, यानी कि T2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, M1 प्लस M2G कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से।
बात क्लियर है? यानी कि यहां पर जो टेंशन देख रहे हैं वो कम लगा हुआ है और यहां पर जो टेंशन लगा हुआ है क्या लगा हुआ है? ज्यादा लगा हुआ है दोनों बॉडी के कारण। क्योंकि क्या देख रहे हैं? M1G प्लस M2G हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो टेंशन लगा होगा फर्स्ट बॉडी के कारण भी लगा होगा और सेकेंड बॉडी के कारण तो टेंशन लगा ही लगा है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? जैसे क्या किया जाए, कहीं पेड़ की टहनी पे 3 लोगों को लटका दिया जाए, एक को ऊपर ऐसे हाथ पकड़ के, दूसरे को उसका पैर पकड़ाया जाए, तीसरे को उसका पैर पकड़ाया जाए, तो क्या होगा? ऊपर वाला जो टहनी को ऐसे पकड़ा होगा, जो ब्रांचेज को ऐसे पकड़ा होगा, उसके हाथ पर टेंशन सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे पहले हाथ उसी का छूटेगा। यानी कि जो सबसे ऊपर पर्सन था उस पर टेंशन क्या हुआ? इन दोनों पर्सन के कारण लगा। उस पर जो फोर्स लगा, उस पर जो टेंसाइल फोर्स लगा, वो किस इन दोनों ऑब्जेक्ट के कारण क्या लगा? सबसे ज्यादा लगा। इस वजह से हाथ सबसे पहले किसका छूटेगा? ऊपर जो पर्सन होगा उसी का छूटेगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट किसी पुली पर मोशन कर रहे हैं, पुली पर स्ट्रिंग के हेल्प से मोशन कर रहे हो, तो उनका एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, क्या ड्रॉ करना है हमें? मोशन ऑफ bodies passing over a pulley connected with string। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको एटवुड मशीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एटवुड मशीन। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं पुली। पुली भी जो होना चाहिए वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, स्ट्रिंग भी जो होना चाहिए वेटलेस होना चाहिए। स्ट्रिंग जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही हम वजन लगाएं, वजन लटकाएं, हैंग करें, तुरंत क्या हो जाए? स्ट्रिंग ही स्ट्रेच हो जाए, बढ़ जाए। स्प्रिंग नहीं लेना हमें, रबर नहीं लेना हमें क्या लेना है? एक वेटलेस लेना है, वेटलेस स्ट्रिंग लेना है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे? एक रिजिड सपोर्ट लेंगे। हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट लिया, यहां पर एक स्ट्रिंग से हेल्प से हम लोगों ने पुली हैंग कर दिया और इस पुली से होकर के ये दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इस पर स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। दो ऑब्जेक्ट जिनके मास M2 और M1 है, M1 और M2, जिसमें से अगर कहा जाए तो M2 ग्रेटर देन M1 है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? क्या देख रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एक पुली पर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग हैंग किया हुआ है और ये देख रहे हैं कि इसमें से एक बॉडी का मास जो है दूसरे बॉडी से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो ये खींच करके नीचे की तरफ लाएगा। अगर देखा जाए तो इस तरह के एग्जांपल, अगर कुएं से पानी निकाले होंगे आप लोग तो देखे होंगे, कुएं से रस्सी से जब बाल्टी डालते हैं अंदर तो ऊपर पुली लगी होती है, पुली से रोप को खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आती है, हमारा हाथ नीचे जाता है। वो बात की बात है। अभी देखते हैं कि एक का मास ज्यादा है और दूसरे का मास कम है, तो ये M2 का मास ज्यादा है और M1 का मास ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये M2 ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये M1 कम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। बात क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या देखते हैं कि ये नीचे की तरफ है तो इसका भी वेट नीचे की तरफ लाई करेगा और इसका भी वेट M2G जो होगा नीचे की तरफ एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर? अब क्या देखा जाए, अगर इन दोनों का एफबीडी ड्रा करते हैं तो लिखा जाए एफबीडी ऑफ M2 सॉरी, पहले M2 का जो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, जिस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी ऑफ M2 हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो क्या देख रहे हैं? एक ऊपर से स्ट्रिंग आया हुआ है, ये एक M2 मास का ऑब्जेक्ट है,
m2 मास का एक बॉडी है और ये नीचे इसका लाई कर रहा है कितना m2g, जो कि वेट होगा और वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लाई करता है। बात क्लियर है। और टेंशन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा। लेकिन फिर भी ये जो बॉडी होगी वो m2a फोर्स के साथ नीचे की तरफ टेंड करेगी, नीचे की तरफ मोशन करेगी। और जब नीचे की तरफ मोशन करेगी तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने इसका एबीडी ड्रॉ किया m2 मास का, तो इसका वेट नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लाई कर गया। लेकिन जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करने लगा। लेकिन फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ मोशन करेगी। तो जब नीचे की तरफ मोशन करेगी तो क्या देखेंगे कि इस पर जो वेट होगा इस बॉडी का वो कहीं ना कहीं टेंशन से ज्यादा रहा होगा। यही वजह है कि ये नीचे की तरफ मोशन करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगी। तो इसका मतलब कि ये जो होगा, ये जो m2g देख रहे हैं वो ग्रेटर देन t मिल गया। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन अगर, तो m2g माइनस t इक्वल टू m2a। बात क्लियर है, ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एफबीडी ऑफ m1 ड्रा किया जाए, एफबीडी ऑफ m1, तो ये हो गया एक m1 मास का ऑब्जेक्ट। इसका वेट तो नीचे की तरफ m1g एग्जिस्ट करेगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि इसका मास m1 है और ये मोशन करेगा किधर की तरफ, ये इसको खींचेगा नीचे, तो ये जाएंगे ऊपर। बात क्लियर है। तो क्या देख रहे हैं कि ये देखते हैं, ये टेंशन गया यहां पर, ये टेंशन जो होगा वो स्ट्रिंग के हेल्प से पहुंचेगा यहां तक। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा, इस पॉइंट पर जैसे पहुंचेगा, तुरंत ही इसका रिएक्शन T एक ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। बात क्लियर है। क्या हुआ, जैसे ही ये टेंशन यहां पर पहुंचा, ये टेंशन जो होगा एक्शन किया, तो ये बॉडी कहेगा रुको भैया, हमको मार रहे हो तो हम भी मारेंगे। तो तुरंत जैसे ही ये टेंशन T इस पर लगेगा, तुरंत क्या कर देगा, ये बॉडी भी उसका रिएक्शन T लगा देगा, क्योंकि हम जानते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस बॉडी पर एक्शन हो रहा है T, तो ये भी रिएक्शन कर देगा T। यानी क्लियर हो गया कि यहां का टेंशन और यहां का टेंशन क्या होगा, सेम होगा। बात क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि एक टेंशन किधर की तरफ लग गया, ऊपर की डायरेक्शन में। बात क्लियर है। क्या देख रहे हैं कि ये T लगा हुआ है और m1g लगा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बॉडी जो m1 मास की है वो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, और ऊपर तभी मोशन करेगी जब T क्या रहा होगा, m1g से ग्रेटर रहा होगा। यानी ऊपर वाला जो फोर्स होगा वो नीचे वाले फोर्स से, नीचे वाले वेट से अगर ज्यादा होगा, तभी ये बॉडी ऊपर की तरफ टेन करेगी। अदरवाइज अगर वेट इसका ज्यादा होता और टेंशन अगर कम होता तो ये नीचे की तरफ लाई करती, नीचे की तरफ मोशन करती, जैसा कि m2 था। बात क्लियर है। वेट इसका ज्यादा हो गया था टेंशन से, इस वजह से क्या कर रही थी, ये नीचे की तरफ मोशन कर रही थी। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे T ज्यादा है तो क्या करेंगे, T माइनस m1g इक्वल टू कितना, m1a इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, T से T हमारा क्या हो जाएगा, यहां ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, m2 माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2a। बात क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखते हैं यहां एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कितना, m2 माइनस m1 और अपान m1 प्लस m2, और ये कितना g। बात क्लियर है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू ले जाकर के किसी एक इक्वेशन में, या तो इसमें या फिर इसमें, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर लेते हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो क्या कहा जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा, T इक्वल टू m1a प्लस, ये इस साइड से लेफ्ट से राइट में गया तो m1g हो गया कि नहीं हुआ, m1g हो गया। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे कि m1a की वैल्यू अगर देखा जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, और m1a प्लस g लिख सकते हैं।
अब क्या देख रहे हैं, यहां M1 A की वैल्यू क्या है, M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2, और G भी है इनटू में और प्लस G भी है इनटू में। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। G हो जाएगा कॉमन, तो क्या लिखेंगे, ये इधर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, M1 टेंशन T इक्वल टू M1, ये क्या हो गया, M1 तो पहले से कॉमन था, G यहां से कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, M2 माइनस M1 प्लस 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, M2 माइनस M1, एलसीएम कितना होगा, M1 प्लस M2 होगा, M1 प्लस M2 हम लोगों ने एलसीएम लिख दिया, और फिर 1 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा M1 प्लस M2। बात क्लियर है, यहां से देखें तो M1 जो है एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो M2 और 2M2 कितना हो गया, M2 और M2 कितना हो गया, 2M2 हो गया, और यहाँ पे M1 है तो T की वैल्यू जो मिल जाएगा हमें मिलेगा 2M1 M2 अपान M1 प्लस M2, और साथ ही साथ G तो मिलेगा ही। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम चाहें तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, साथ ही साथ एक्सेलरेशन कितना होगा, हम इन दोनों की वैल्यू, किस एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन करेगा और किस एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन करेगा, इन दोनों एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट होगा ये भी हम इस फार्मूले के हेल्प से T इक्वल टू 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।